देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये जीत नहीं, इसे मोदी की लहर कहा जा रहा है, और ये हार नहीं आम आदमी पार्टी के लिए, ये केजरीवाल के लिए कहर कहा जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम का सिक्का चला है दिल्ली में, और इसी वजह से एमसीडी के कामकाज पर मुहर नहीं है। तमाम आरोपों के बीच एक एक उम्मीदवार को बदलकर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जबरदस्त जीत। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा मौका जब उन्हें झांक कर देखना होगा अपने अंदर की कहां पर जनता उनसे रूठ गई। 2.25 साल के कामकाज पर मुहर लगाना नहीं चाहिए दिल्ली की जनता। आइए सबसे पहले नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं नतीजे एक एक करके। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी में क्या रहा है इस बार जनता का एमसीडी के तमाम वार्ड्स में नतीजा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नॉर्थ एमसीडी के साथ, और आप देखेंगे मनोज तिवारी को माफ कीजिएगा, बीजेपी में 64 के साथ। और आज के हीरो तो यही है, तो सब इनका नाम तो अब कांग्रेस 15 के साथ, और आम आदमी पार्टी ये देखिए सिमट कर 21 पर, यानी फासला देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और अब इसके साथ अन्य के पास 3 यहां पर नॉर्थ में। नॉर्थ के बाद अब चाहिए आपको जल्दी से साउथ एमसीडी का भी नतीजा बता देता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। एक बार फिर से आ गए मनोज तिवारी, लेकर हाथ में बीजेपी के 70 वार्ड्स पर कामयाबी की ये मोहर। और फिर मुझे लगता है आज बीजेपी के बड़े फैंस यहां पर बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेस 12 और उसके बाद आम आदमी पार्टी साउथ एमसीडी में हम आपको दिखा दें। वहां पर जो आम आदमी पार्टी की हालत रही है वो ये है। याद रखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए पहला एमसीडी का चुनाव था, लेकिन फिर भी सत्ता में जिस प्रचंड जनादेश की 67 सीटों के साथ आए थे, इसे एक बड़ी नाकामी कहा जाएगा, क्योंकि आप तो सिमट कर रह गए बड़े पीछे, और मोदी का ब्रांड कुछ ऐसे काम कर गया बीजेपी के लिए कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों और बुरी छवि के बावजूद एमसीडी में जबरदस्त लहर चली। फिर आ गए मनोज तिवारी, इस बार ईस्ट एमसीडी में 47 सीटें लेकर, और इसी के साथ ये बीजेपी की जबरदस्त जीत रही। कांग्रेस यहां पर बहुत कम, 3 कांग्रेस का तो सफाया हो गया, अजय माकन ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप से इस्तीफा दे दिया। इधर आम आदमी पार्टी, हालांकि दिलीप पांडे जो कि संयोजक है दिल्ली आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन पहले सारा का सारा ठीक रहा, ये सभी फोड़ गए ईवीएम पर, यानी हार इनकी नहीं, ईवीएम ने करा दी है इनकी हार। तो दिल्ली की जनता, स्वागत है आपका तालियों के साथ। आज इस पूरी चर्चा में ये पूछेंगे सवाल, और उन्हीं सवालों के साथ यहां पर जो नेता मौजूद है वो देंगे जवाब। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजेंद्र गुप्ता जी का, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। तालियां सबके लिए बजाइए, बराबर से बजाइए, जनता के प्रतिनिधि हैं, सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी आज सुबह से लगातार एमसीडी चुनाव के कवरेज में आज तक पर बने हुए हैं। लेकिन आइए अब आपको जरा दिखा देते हैं और सुना भी देते हैं, समझिएगा इनकी बात भी उनकी बात भी, क्योंकि जब जब नतीजों का दिन होता है दोनों ही तरफ से एक जंग छिड़ती है। और उस जंग में क्या कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, क्या कह रहे हैं आशुतोष, क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी, एक बार जल्दी जल्दी आपको ये पूरी जो जुबानी जंग छेड़ी गई है वो सुना देते हैं। देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है। दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को, पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टेम्परिंग को समझा इन्होंने, और अब ये उसी टेम्परिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। हम कह रहे हैं कि हम में 100 कमियां हो सकती हैं और हर चीज के मंथन करने की हमें जरूरत है, और हम करेंगे, लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हुई है। और इसलिए राजनीति में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, उसको बड़े दिल से स्वीकारना ही
उसमें सभी पार्टी और नेताओं का हित हो। जिस बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटा, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है ये, और फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं, ये तो आप मान सकते हो इस बात? दिल्ली के 272 वार्ड में 67 वार्ड भी नहीं मिला इनको। अब कौन सा रेफरेंडम होना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए इनको। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। तो चलिए अब इस बुलेटिन की शुरुआत हम करना चाहते हैं ये दिखाकर आपको कि ओवरऑल अगर एक बार जल्दी से देख लें तो फिर कितनी सीटों के साथ, कितने वार्ड्स के साथ भारतीय जनता पार्टी को ये जीत हासिल हुई है। और इसीलिए आइए दिखा देते हैं आपको ओवरऑल जो तस्वीर बन रही है एनसीडी में कितने वार्ड किसको, तो 181 के साथ। हालांकि 200 के पार जाने की उम्मीद थी मनोज तिवारी को, लेकिन 181 के साथ एक अच्छा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में। कांग्रेस 30 पर और आम आदमी पार्टी जो कि 67 सीटों के साथ 70 में से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी, 48 में सिमटती हुई 181 वर्सेस 48। इसी पर हम बहस करेंगे कि क्या जनता के विश्वास को खो दिया है आम आदमी पार्टी ने, और बीजेपी के लिए इस जीत का अर्थ क्या? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी नरेंद्र मोदी, या फिर कामकाज में कुछ होगा बेहतर? हमारे साथ मुकेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं और विजेंद्र गुप्ता जी यहां पर हमारे साथ है। सौरभ भारद्वाज का इंतजार रहेगा क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी के लिए ही खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो विजेंद्र गुप्ता जी बधाई आपको, जीत का दिन है आपके लिए, लेकिन सवाल यही है कि ये ब्रांड मोदी के लिए जीत है। ये एमसीडी पर ना तो आपकी छवि जरा सी भी ठीक हुई, अंत तक सबको बदल डालना पड़ा, पूरे घर को बदला ना इन्होंने, पूरे घर को। बड़े डरे हुए थे सर। अंजना जी, ये तो अच्छी बात है कि मोदी जी के प्रति दिल्ली की जनता ने विश्वास प्रकट किया। मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी और 3 वर्ष में उन्होंने इतना अच्छा काम देश के अंदर करके दिखाया है, लोगों का विश्वास जीता है। लोगों को लगता है कि ये केंद्र की सरकार मेरी अपनी सरकार है, ये सरकार मेरे लिए है। तो ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। तो मैं एमसीडी भी मोदी जी के नाम पे जीतेंगे तो बाकी काउंसलर क्या करेंगे? एक सेकंड, ये तो पहले तो मैं जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए मैं आपका थैंक्स तो कर दूं। हाँ कर लीजिए। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भाव प्रकट किए, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। दूसरा मेरा कहना है कि दिल्ली में एक और सरकार है और वो 2 वर्ष से है, और वो 2 वर्ष में पहले 67 सीटों पर जीत कर आई थी। आज पूरे देश की नजर दिल्ली के नगर निगम चुनावों पर है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव पहले इतने महत्वपूर्ण नहीं थे देश के लिए, क्योंकि ये लोकल इलेक्शंस है, लेकिन पूरे देश की नजर थी क्योंकि 2 साल पहले एक नई पार्टी आई थी और उसने बड़े बड़े वायदे किए थे। लोग देखना चाहते थे कि इन 2 सालों में दिल्ली की वो जनता जिन्होंने इनको 67 सीटें दी हैं, वो अब इनके बारे में क्या सोचती है। और स्थिति ये आई कि लोग पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त हो गए, इनके कार्य क्रियाकलापों से त्रस्त हो गए, इनके काम करने के तरीके से त्रस्त हो गए, और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति इन लोगों ने की उसके खिलाफ ये एक रेफरेंडम है। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक रेफरेंडम है ये, और मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी भी शर्म आम आदमी पार्टी के नेताओं में बाकी बची है तो उनको इस्तीफा देकर इस गलती को सुधारना चाहिए। सौरभ भारद्वाज जी जुड़े क्या हमारे साथ? सौरभ भारद्वाज जी का इंतजार है क्योंकि ये तमाम बातें, इसका जवाब उन्हीं को देना चाहिए। तो पहला, मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट किया गया। दूसरा, आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और लोगों ने उनको हराने के लिए वोट दिया है। तीसरा, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से काम कर रही है और लोगों ने देखा है कि जिस तरह से ट्राइफर्केशन किया था कांग्रेस ने, और उसके बाद केजरीवाल जी ने जिस तरह से निगम के अधिकारों का हनन किया, चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को दबा लिया, वित्तीय रूप से पंगु बनाने की कोशिश की। एक नई बॉडी जो ट्राइफर्केट हुई, 3 हिस्सों में बांटी गई, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं देखी गई, लोगों चेक की गई, और उसके बाद लोगों ने खुद देखा कि म्युनिसिपैलिटी जो उनका सीधा सब्जेक्ट है, सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह पाई के लिए तरसाया जाए। नहीं, ये तो एक के बाद एक आप आरोप लगा दिए, वो अभी है नहीं जवाब देने के लिए, इससे जवाब मैं उससे लूंगी। लेकिन जब आप ये इस्तीफा मांग रहे हैं सर, तो आपने भी तो लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ और 3 पर आप सिमट गए, तो क्यों नहीं आपके 7 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया? लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है,
दिल्ली का चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का है। दिल्ली की 7 MCD सीटें और विधानसभा चुनाव एक बराबर है। 542 सीटें हैं वहां, पूरा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप इतना बड़ा अन्याय ना करिए हमारे साथ, माफी चाहूंगा। 7 सीटों का चुनाव और प्रदेश MCD है ये, एक 7 चुनाव सीटों कैसे? का प्रदेश है ये। और 7 सीटों में जो लोग 28 सीट जीतकर पहले आए थे, जिन्होंने कांग्रेस के साथ ठीक है, मिलकर ठीक 49 है। दिन की सरकार बनाई थी, सौरभ जी का उन्होंने इंतजार कहा ये रहेगा। हमारा ट्रेलर था, ठीक है। हम आपको पूरी पिक्चर दिखाएंगे। लोगों को गुमराह किया और जिसके कारण उन्होंने 67 सीटें जीती। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए केजरीवाल किसके को पास सवाल पॉजिटिव है? वोट था। कांग्रेस पार्टी के लिए किसी के पास सवाल है? वो किसी का तो नेगेटिव बताइए। वोट नहीं था। क्योंकि सौरभ जी अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के लिए किसी का सवाल है? चलिए, कोई सवाल आपसे नहीं पूछना चाहता मुकेश शर्मा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूं कि आज तो देश में कोई आपको सत्ता संभालने के लायक नहीं समझ रहा, क्या कांग्रेस पार्टी ये समझ पा रही है MCD तक में आपको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाह रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ पा रही है? अंजना जी, विजेंद्र जी को मैं काफी देर सुना है, मुझे उम्मीद है कि आप 2 मिनट मुझे सुनेंगी। मैं एक तो विजेंद्र जी को, उनके दल को बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी चुने हुए निगम पार्षदों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो दिल्ली के लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है वो दिल्ली के लोगों की आशाओं को पूरा करेंगे। विजेंद्र जी ने अभी कहा केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए और अंजना जी आपने कहा कि आपने लोकसभा में इस्तीफा नहीं दिया। मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि श्री अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जी जब रामलीला मैदान में बैठे थे स्वराज के लिए और जन लोकपाल के लिए, तो ये लोग कहा करते थे कि इस देश में राइट टू रिकॉल का कानून बनना चाहिए। राइट टू रिकॉल का कानून तो नहीं बना, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक कह दिया है कि आप वापिस आइए, हम आपको सत्ता में नहीं रखना चाहते। लिहाजा अरविंद केजरीवाल जो राइट टू रिकॉल की बात करते थे, उनको कम से कम इतनी नैतिकता तो दिखानी ही चाहिए कि उनको तुरंत इस्तीफा देकर दिल्ली विधानसभा का चुनाव दिल्ली में करा देना चाहिए। कांग्रेस उसके लिए तैयार है। दूसरी बात, आपने कहा मोदी लहर है, अपनी तरफ देखिए। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं भाजपा को। एक सेकंड सर, एक युवा यहाँ बैठा है, चूंकि हम ऑडियंस के साथ 15 साल ऑडियंस के साथ शो है सर। एक बच्चा सवाल पूछना चाहता है, गुस्से में लग रहे हैं सर। वोट बीजेपी को मिला है, इसका मतलब 64% वोट बीजेपी के खिलाफ डला है दिल्ली में। ये क्यों भूल रहे हैं आप लोग? ठीक है, इस सवाल सुनिए सर। आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, आप अभी अपनी स्थिति देख रहे हैं या फिर पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हैं, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि चुनाव करा देंगे और आप इसके लिए तैयार है? आपके तो अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? अजय माकन जी ने तो हमारे अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। मैं उसी लिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। 1 मिनट, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, 15 साल लगातार 3 बार हम भी जीते थे। केजरीवाल जी तो बहुत नैतिकता की बात करते थे राइट टू रिकॉल की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग राइट टू रिकॉल की वकालत करते हैं, कम से कम उसको इनकी अनुपालना करते हुए तुरंत बदलाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली में नया जनादेश लेना चाहिए। नतीजे जो भी हो, लेकिन दिल्ली के लोग अब अरविंद केजरीवाल जी को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। दिल्ली के और ये डिवीजन ऑफ वोट की वजह से आज में है या नहीं है सर? सत्ता में आई है निगम में, वरना निगम में परिस्थिति बेहतर है सर उनकी। इधर ये डिवीजन ऑफ वोट है अंजना जी, डिवीजन ऑफ वोट है। 93 के अंदर भी वीपी सिंह जी की पार्टी थी, हम 14 लोग जीत कर आए थे कांग्रेस के दिल्ली में। सिर्फ डिवीजन ऑफ वोट हुआ था, इसलिए बीजेपी दिल्ली में आई थी। चलिए ठीक है, कौन सवाल? वोट है 64% वोट दिल्ली के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ पोल किया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। इस पर विजेंद्र जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक और सवाल आपके लिए पूछे। इनके मुताबिक विधानसभा में लोगों की नाराजगी केजरीवाल सरकार से मोदी लहर कहां है? कॉर्पोरेशन में लोगों की नाराजगी बीजेपी से थी। आखिर ये आत्ममंथन करेंगे कि नहीं? आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि इनके प्रति तो कोई नाराजगी नहीं थी, फिर भी इनको कोई सीटें नहीं मिल पाई? सर, आपको तो देखिए, आपको तो डबल एडवांटेज था। मुकेश जी ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है कि आज थोड़ा कड़वा दिन है आपके लिए, तो आराम से। दो चीजें हैं सर, पोजीशन समझिए। एक तो स्टेट लेवल पे, सर स्टेट लेवल पे आप कह रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा था, ठीक है। एमसीडी में बीजेपी के पार्षदों के खिलाफ गुस्सा था, फिर भी कांग्रेस नहीं भंजा पाई। इन दोनों से नाराज होकर लोगों को आपकी तरफ जाना था, लेकिन आपको जनता इस लायक नहीं समझ रही है कि कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसका अर्थ समझिए। अंजना जी, आप मुझे
अब मेरी बारी है। मैं अंजना जी दिल्ली के फैसले को सर झुका के स्वीकार करता हूं और मैं ईवीएम को बहाना नहीं बना रहा हूं। मैं ईवीएम पर दोष निकालने वालों को इतना ही कहना चाहूंगा, जो जिस ईवीएम के जरिए आप पार्टी के जो पार्षद जीते हैं उनको इस्तीफा देकर कम से कम बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। हम तस्लीम हार को तस्लीम करते हैं, गुलाम नबी आजाद इलेक्शन कमीशन में आलोक जी सलाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी ये डिस्कनेक्ट समझ में नहीं आता। अरे साहब छोड़िए, आप दिल्ली में आइए। मुकेश जी एक बात सुनिए ना, आप दिल्ली में आइए। एक मिनट मुकेश जी, अभी आपने कहा कि दोनों पार्टियां या जो भी अपोजिशन के वोट इकट्ठे % हो गया। आपकी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ तालमेल हो। पहले भी माफ कीजिएगा आपकी पार्टी के लोगों ने ही अरविंद केजरीवाल जी को लोकपाल वाली कमेटी में रखा और उनको सिर पे चढ़ाया। फिर विजेंद्र गुप्ता जी ने उनको हलवा पूरी खिलाया अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय में। नहीं इसीलिए नहीं मुकेश जी आगे बात सुनिए ना। अब आगे जब आप कह रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, हलवा पूरी वाली बात पसंद आई। आप उनके साथ मिलकर के फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि आपके राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं भाई, जैसे मुलायम सिंह के वहां जब हम समाजवादी पार्टी से लड़े थे, नीतीश के साथ लड़े थे, अब केजरीवाल के साथ लड़ेंगे तब बीजेपी हारेगी। तो आप लोगों के लिए मुश्किल ये है कि तय नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे जमीनी लोगों को तो आप पीछे बैठे, अजय माकन जी जैसे या प्रशांत किशोर, कल दिल्ली के नेता प्रशांत किशोर होंगे, तब आप कैसे अरविंद केजरीवाल से के साथ ताल मिला करके बैठेंगे, जो अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश सबके साथ हैं। ब्रांड मोदी से भिड़ना है तो डिवीजन ऑफ वोट्स रोकना होगा। क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? अंजना जी मुझे प्लीज अंजना जी प्लीज मुझे आपने बिठाया तो एक मिनट में आलोक जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं निजी तौर पे भी इनको जानता हूं। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अब ट्विटर की और ये जो सोशल मीडिया का एक नया शौक चला है, ट्विटर की बजाय दिल्ली में निश्चित तौर पर ये जो चुनाव में आज हमारी परसेंटेज ऑफ वोट जो हमारी बाईपोल में 30 थी, रजौरी में 32 थी और आज अगर हम 21 पे आ गए हैं, निश्चित तौर पर हमारी कहीं कमजोरी है, हम उसको आत्ममंथन करेंगे और ये निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय हमारे लिए दिल्ली की स्टेट यूनिट के लिए है इसका। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि हम किसी कीमत पर श्री अरविंद केजरीवाल जैसे सिद्धांतहीन व्यक्ति, महाझूठे जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने सेकुलर वोट को डिवीजन करने के लिए खाली मोदी जी को गाली देते हैं, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। मैं आज कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल का कभी ना कभी जब ताल्लुक खुलेगा तो हर हालत में इनका संबंध आरएसएस और बीजेपी से मिलेगा। ठीक है, जब विधानसभा चुने थे राहुल गांधी ने बड़ी प्रशंसा की थी। रुक जाइए सर, एक सेकंड सर। मैं अदब के साथ कह रहा हूं, हम कोई अलायंस आप पार्टी से नहीं करने जा रहे दिल्ली में। चलिए ठीक है, कौन क्या कहता है, आप राहुल गांधी के लिए कह रहे थे। सत्ता से बाहर रहना पसंद करेंगे, सब ठीक है ना। अरविंदर सिंह लवली की राह तो नहीं पकड़ रहे? राहुल जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा स्पष्ट कर दिया आपने। स्पष्ट। एक सेकंड सर, अरे एक सेकंड मुकेश जी और भी लोग हैं, मुझे सबसे बात करनी है। एक बार जरा सुना देते हैं अपने दर्शकों को। अन्ना हजारे जी 3 बार बोलने से सच हो जाता है। आइए आपको सुनाते हैं अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि कथनी और करनी में फर्क है। आज जो दिखाई दे रहा, जो पराभव दिखाई दे रहा, उसके कारण कथनी और करनी में अंतर पड़ गया। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा है, कथनी मीठी खांड सी, बोलना खांड सरी जैसे मीठा होता है। कबीरदास जी कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत है। तो ये कथनी के मुताबिक करनी नहीं रही, इसके कारण लोगों का विश्वास कम हो गया। सौरभ भारद्वाज जी के जुड़ने का इंतजार है, लेकिन किसी के पास विजेंद्र गुप्ता जी के लिए अगर सवाल है तो जल्दी से हाथ उठाइए। चलिए, आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के लिए अब पीएचडी जब कर ली सर, 2014 जीत लिया, तो बिहार और दिल्ली क्यों हार गए फिर जानबूझकर? मतलब ये दलीलें कौन समझेगा सर? क्या आपकी पार्टी को जवाबदेही और जिम्मेदारी से यूं मुंह चुराना चाहिए या फिर सामने आकर कहना चाहिए कि जनता ने कुछ कहा है,
हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, जिन बदलावों की जरूरत है उसको करेंगे। सौरभ भारद्वाज जी। जी, जहां तक देखिए ईवीएम से घपलेबाजी करके चुनाव जीतने का सवाल है, क्या ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी उठा रही है? इसके बारे में बात होनी चाहिए। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, इन सभी देशों के अंदर टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से कई साल आगे है। हिंदुस्तान आज भी सभी टेक्नोलॉजीज लगभग इनसे इंपोर्ट करता है। इन सभी देशों के अंदर कभी ना कभी ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ होती है, घपला होता है, इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इन सभी देशों में ईवीएम मशीन्स को बैन किया गया। जिन दो देशों से हमने ईवीएम मशीन की टेक्नोलॉजी ली है, अमेरिका से और जापान से, उन दोनों देशों के अंदर ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता, कागज के बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और इसके कई कारण हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमने कहा, हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है सर, तो इस नियम से ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप जीतते हैं तब ठीक रहती है ईवीएम, जब हारते हैं तभी हैकिंग होती है। दूसरा, जो आपके कॉर्पोरेटर्स आज जो पार्षद जीते हैं, तब तो सर उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए सर, तब तो उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि टैंपरिंग की वजह से जीते हैं। ईमानदारी डोल नहीं सकती जीत और हार में, सही कह रही हूं? जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अंजना ओम कश्यप जी बहुत सालों पहले जब मैच फिक्सिंग की, अंजना ओम कश्यप जी बहुत सालों पहले जब मैच फिक्सिंग की बात होती थी तो लोग यकीन नहीं करते थे कि जिन क्रिकेटरों को हम अपना भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ कुछ पैसों के लिए मैच फिक्स कर लेंगे और जानबूझ के अपनी बॉल पे छक्का लगवा देंगे, या हाथ आती हुई कैच को हार जाएंगे, या उस बॉल को छोड़ के दूसरे आदमी को आउट होने से बचा लेंगे। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते थे कि अरे भैया, अगर मैच फिक्स ही होते हैं तो हिंदुस्तान जीतता क्यों है? हर बार ही हार जाना चाहिए और हर बार फिर कैच छोड़ ही देनी चाहिए, कभी पकड़ क्यों लेते हैं? हर बार बॉल पे छक्का ही क्यों नहीं लगता? कभी कभी चौका भी लगता है, कभी कभी रन आउट भी होते हैं। तो अंजना ओम कश्यप जी, बात ये है कि जब भी घालमेल होता है, जब भी बदमाशी होती है और जब भी किसी भी चीज के अंदर चीटिंग की जाती है, तो सच के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी जाती है, ताकि जब सच में झूठ को मिलाया जाए तो झूठ को साधारण आंखों से देखा ना जा सके, वरना तो खुल्लम खुल्ला अगर चोरी होगी, चोरी और डकैती के अंदर फर्क है। जब डकैती होती है तो खुल्लम खुल्ला पता चलता है कि इस आदमी ने डकैती की है। जी सौरभ जी, ये समझा दीजिए। एक पॉइंट मेरा है सर, दो तरीके हैं हैकिंग के। दरअसल जितने भी चुनाव आयोग के लोगों से मैंने बात की है सर, या तो इंडिविजुअल हैकिंग होगी मशीन की, या मास हैकिंग होगी। और आप तो आईटी से जुड़े हुए रहे हैं, आपके पुराने करियर को भी हम लोगों ने देखा है, जाना है, ठीक है। या तो बल्क हैकिंग यानी सारी मशीन्स को हैक कर लिया, या इंडिविजुअल मशीन्स को हैक किया। बल्क हैकिंग नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ से हिंदुस्तान में कनेक्शन ही नहीं है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल हैकिंग अगर होगी तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से मशीन को असेंबल, टेस्टिफाई और सील करता है। चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं कि अगर टैंपरिंग इंडिविजुअल मशीन से होगी तो मशीन के सील को तोड़ना होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग, उसके अधिकारी सरकार के साथ कनाइवेंस में मिलकर पीछे से ये मतलब इतना बड़ा खेल चल रहा है कि एक एक मशीन को हैक किया जा रहा है, कुछ मशीनों को छोड़ दिया जा रहा है कि काले में कुछ सफेद भी रहे? मतलब सबूत के साथ बात होने पर सर ठीक है, लेकिन संस्था को इसलिए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए ताकि कोई अरविंद केजरीवाल के जवाबदेही पर सवाल ना करे, उनके टकराव की राजनीति पर सवाल ना करे, आप लोगों से पूछे नहीं कि क्यों काम नहीं हुआ। इस वजह से आप लोग सिर्फ ईवीएम का एस्केप रूट बना रहे हैं। जी अंजना जी, आपने जो सवाल पूछे, मुझे लगता है कि सेम सवाल उन सभी बड़े बड़े देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, आयरलैंड हो, सब जगह सवाल पूछे गए होंगे। उन सवालों का तथ्य से
जवाब दिया गया होगा। और उन विकसित देशों में जहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल नमक के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है, हमारे देश के अंदर तो भ्रष्टाचार में भी पीएचडी हो रखी है। हमारे देश का नाम सबसे भ्रष्ट देशों के अंदर मुद्दे के अंदर अग्रसर है। मुद्दे को भटका रहे हैं। उन देशों में जहां पे भ्रष्टाचार ना के मुताबिक है, वहां पे भी ये माना गया सबको मास गुमराह लेवल करने पे की कोशिश ईवीएम कर की रहे हैं। हैकिंग की जा सकती है। लगातार गुमराह करते रहे हैं और गुमराह करते जारी रखना चाहते हैं। एक मिनट, जब हारने लगे तो ये नई थ्योरियां बना रहे हैं। आलोक जी एक सवाल पूछना चाहते हैं, फिर आप लोग सवाल करें। छोटा सा एक सौरभ जी सवाल नहीं, मैं आपकी बात को बढ़ाना चाह रहा हूं। आप अमेरिका को आदर्श मान रहे हैं, आप अमेरिका को क्यों आदर्श मानते हैं? वहां पर जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में होती थी, ऐसा नहीं होता था। वहां के बजाय सुपर कंप्यूटर जब हम लोग 85 में मांग रहे थे तो अमेरिका ने मना कर दिया, लेकिन अब हमारे पास उनसे बेहतर सुपर कंप्यूटर आ गए हैं। ये कहना कि अमेरिका, फ्रांस, दुनिया में आज भी हम उस गुलामी से कब निकलेंगे? ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने अपने जन्म के समय में वेबसाइट अमेरिका से चलाई थी, वो ठीक है। आज आपके अमेरिका से अच्छे संबंध हों, ब्रिटेन से हों, हम सब चाहते हैं, लेकिन पार्टियां वहां से नियंत्रित नहीं होती। वहां की रेल सबसे खराब है। अमेरिका में यदि आप चले मेरे साथ तो वहां सड़क के मार्ग ज्यादा अच्छे हैं, रेल हमसे बदतर हैं। तो क्या हमारी रेल शताब्दी में ताला लगा दे, हमारे हवाई जहाज छोटी जगह पर न जाएं? ये कहना, उनकी नकल करके आप अपने यहाँ की मशीन को साबित करिए। इलेक्शन कमीशन ने आपको बुलाया है अगले हफ्ते, आप जाइए और कहिए कि ये मशीन खराब है, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। अगले महीने की शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने कहा है। कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं सर, मुझे लगता है सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं माइक पकड़ रही हूँ, आप हाथ नीचे। जैसे सुंदर पिचाई जी, सत्या नडेला जी, सुंदर पिचाई जी, इसमें सवाल शामिल नहीं था। उनका कहना था कि अमेरिका की दुहाई देना आम आदमी पार्टी को बंद करना चाहिए। एक सेकंड, अगला सवाल। जनता हमारे साथ है सौरभ जी, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, उनके कुछ सवाल ले रही हूँ सब। बड़े बड़े सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के सत्या नडेला जी और सुंदर पिचाई जी जैसे जाके अमेरिका में काम करते हैं, अमेरिकन कंपनियां उनको अपने यहाँ रखती हैं, तो क्या आप हिंदुस्तान को अभी भी कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल? अमेरिका के लोग जो है आईटी से जो सेक्टर में हमारे इतने बड़े बड़े पोस्टों को हैंडल कर रहे हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि अमेरिका के लिए ये चीज ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है? जवाब सर। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए, जब मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो मैं आपको ईवीएम के बारे में बता दूं, इसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया है वो हिंदुस्तान का नहीं है, कुछ अमेरिका से लिया गया है, कुछ जापान से लिया गया है। यहां तक ट्रेनों की बात कर दूं, मेट्रो की बात कर दूं, जिसकी सारी जगह हम लोग दुहाई देते हैं, वो भी हमने जापान से ली है। जो बुलेट ट्रेन की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो हम चाइना से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। और आज भी अगर आप इंटेल के कंप्यूटर की बात करें या किसी भी लैपटॉप की बात करें या किसी पर बात होनी चाहिए। अमेरिका और लंदन कर रहे हैं, आज भी पूरे शो का समय खराब कर रहे हैं। अमेरिका, चाइना, जापान से वापस आना चाहिए। अब ये जब हार गए तो ये लंदन और अमेरिका, क्योंकि फिर यहाँ जनता के सवाल छूट जाएंगे। जनता के सवाल, एक दो सवाल। मोदी जी का नाम लेते हो। मैम, मैं फालतू की बातों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बस मोदी सरकार को एक बात कहूंगा कि पिछले 10 साल में एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी जनता ने दोबारा से मोदी सरकार को दोबारा मौका दिया है। और अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो जैसा हाल कांग्रेस का और आप सरकार का हुआ है, वैसे ही दिन बीजेपी को भी देखने पड़ेंगे। विजेंद्र जी, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है, तभी जनता ने तीसरी बार चुना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वित्तीय रूप से पंगु बनाने की जो कोशिश की जाती है, वो समस्या जरूर हल होनी चाहिए। नगर निगम चूंकि एक संवैधानिक व्यवस्था में तीसरे दर्जे की सरकार है और ये लोगों के महत्व की सरकार है, दिल्ली की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जो मैंडेट है वो आपके खिलाफ है। और काम होता सर तो बदलते थोड़े काउंसलर्स को आप। देखिए, मैं इसका भी जवाब देना चाहूंगा। सर ने अभी इसका जवाब आपने दिया है, सुबह से कई बार दिया है। जनता के सवाल सर ने अभी कहा कि 15 सालों से काम हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी इन लोगों को कंटेस्ट किया था कि अगर 10 सालों में कोई काम किया हो तो वो दिखाएं। भाजपा के अध्यक्ष को इन्होंने लेटर लिखा था बज़ाब्ते, वो पेपर में भी आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने पढ़ा। सवाल पूछिए जी, यही पेपर था। तो आपने कहा कि 10-15 सालों में काम हुआ है, तो वो काम क्या हुआ जो आप लोगों ने दिखाया भी नहीं? अच्छा सवाल आपने किया है। केजरीवाल जी ने जब मेरी फोटो लगाकर होर्डिंग लगाए तो मैंने कहा था ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये मुद्दों का चुनाव है। मैंने टैग किया था उन्हें ट्विटर पे और कहा था कि मैं आपको चुनौती देता हूं, आप आइए बाहर निकलकर और किसी मंच पर चलते हैं और डिबेट करते हैं, मुद्दों पर बहस करते हैं, फैसला जनता पर छोड़ देंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने मेरे
टैग किए ट्विटर का जवाब नहीं दिया, ठीक है, आज तक जवाब नहीं सिर ना आया, पकड़िए। और सरकार मैं फिर कहूंगा भारद्वाज जी सामने आए एक और और चर्चा सवाल करे। एक और सवाल सवाल हमने क्या सवाल में किया, जा रही क्या हूं नहीं किया। ठीक आप तो सुबह से आप समझ भारद्वाज नहीं जी, रही ना हमें। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि काम बोलता है या अंजना जी, मैं विज्ञापन एक बात बोलता है। मुझे बहुत शर्म आई थी पंजाब में इलेक्शन से पहले जगह जगह जो मेन चौराहे हैं वहां पर युवा बेचारे केजरीवाल की ड्रेस पहनकर सुबह 10 बजे खड़े होते थे, शाम को 5 बजे तक खड़े रहते थे, रात को जागो निकलती थी तब भी केजरीवाल के ही आउटफिट में निकलती थी। ऐसा केजरीवाल क्या तोप हो गए थे कि काम किया नहीं, विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, अब तो उल्टी आने लगी थी इनकी। इलेक्शन मशीन बन गए, विज्ञापन मशीन बन गए। चलिए जल्दी से एक आखिरी सवाल, एक बार आखिरी। सौरभ, बात करूंगा दिल्ली की, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की। ना कोई डिपार्टमेंट ना कोई मिनिस्ट्री, क्या इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं और क्या इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे वोट मांगी? जवाब सर जी, एक लाइन में जवाब। मैं तीनों चीजों का जवाब दे दूं कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें इनवाइट नहीं किया है कि हम उनकी मशीन को आएं और टेम्पर करके दिखाएं। हम आज भी इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ 24 घंटे का मौका दे दीजिए, हम दिखा देंगे सबके सामने। चलिए, मुझे लगता है यहीं पर इस चर्चा का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की बहुत ज्यादा कमी है जिसकी वजह से चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि तमाम संस्थानों से विश्वास उठाने से पहले सबूत रखे जाएं और जब चुनाव आयोग बुलाए अगले महीने की शुरुआत में तो फिर यही पार्टियां जो आज टीवी पर बोल रही हैं वहां जाकर साबित करें इन आरोपों को। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।